Hello children, today we are going to study the third chapter from your book Hornbill, which name is Discovering Tut, the Saga Continues. This chapter is written by A.R. Williams. So let's see the title. As title has been given here, Discovering Tut, यानी कि डिस्कवर किया जा रहा है किसको? टुट. टुट वॉज द किंग ऑफ द इजिप्ट. जो टुट था वो किंग था कहाँ का? इजिप्ट का. इसका फुल नेम था टुटनखामुन. तो इसकी जो क्या है, इसकी जो डिस्कवरिंग है यानी कि इसकी जो खोज है अभी भी एक तरीके से जारी है. सागा मीन्स होता है कहानी, एक लॉन्ग स्टोरी आप बोल सकते हैं उसको. तो एक लॉन्ग स्टोरी है जो इसको डिस्कवर करने की, वो अभी भी क्या है? कंटिन्यू है, यानी कि वो अभी भी चल रही है. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फेरो डायनेस्टी whose name is Tutankhamun, who died when he was a teenager after ruling for 9 years. तो यहाँ पर बात हो रही है एक मिस्र का एक राजा था जो बहुत कम एज में 9 ईयर्स उसने क्या किया? शासन किया. उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई. तो उसकी मृत्यु कैसे हुई ये क्लूज जानने के लिए उसकी टोम को क्या किया जाता है? डिस्कवर किया जाता है. नाउ समथिंग अबाउट राइटर. Anne Williams is a former senior writer for National Geographic magazine and online news. तो जो एन विलियम्स हैं ये फॉर्मर सीनियर राइटर हैं किसकी? नेशनल जोग्राफिकल मैगजीन और ऑनलाइन न्यूज़ की. शी स्पेशलाइज्ड इन आर्कियोलॉजी, राइटिंग फीचर्स दैट टुक हर फ्रॉम इजिप्ट टू अलास्का, a monthly piece for the unseen world section of the magazine, and news stories on the latest archaeological discoveries. तो अगर हम इनकी बात करें ये क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं, यानी कि बहुत परफेक्ट हैं किसमें? आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी वी कैन से कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो भी पास में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हुई हैं आज तक उसको जानने के लिए हम इसे बोल सकते हैं कि क्या? एक पुरातन खोज करता जिसे हम बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजी बोलते हैं. तो ये क्या है? एक आर्कियोलॉजिस्ट रही हुई हैं अच्छी. उन्होंने क्या किया है? अपनी जो पत्रिका है उसको विश्व खंड बनाने के लिए एक प्राचीन अंश लिए हुए हैं. अलग अलग खोज की है इन्होंने हर चीज़ की. क्या करने के लिए? अपनी स्टोरीज़ को और मैगज़ीन को पब्लिश करने के लिए. और उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज भी की हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. तो यहाँ पर बात हो रही है टट की कि वो क्या था? एक टीनेजर था जब उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी. द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. अपनी पावरफुल फैमिली का एक लास्ट उत्तराधिकारी था वो. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. जिसने बहुत सेंचुरीज तक, कुछ सेंचुरीज तक क्या किया था? अपना राज्य स्थापित किया था और शासन किया था. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. और कुछ समय के लिए उसे क्या किया गया? उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय बाद उसे दफना दिया गया और अंतकाल उसको भुला दिया गया. और जो उसको जब उसे दफनाया गया था तो उसके साथ साथ गोल्ड भी और जितनी भी रिचेस होती हैं, सारी चीज़ें जितनी वो यूज़ करते थे उसके साथ उसे दफना दिया गया था. Since the discovery of his tomb in 1922. तब तक के लिए जब तक कि उसकी टोम की दोबारा डिस्कवरी ना हो, जो कब हुई थी? 1922 में हुई थी. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. स्पेक्यूलेटेड मीन्स अनुमान लगाना. तो जो मॉडर्न वर्ल्ड था अब वो सोचने लगा कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ होगा. विथ मदर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और यहाँ तक जो लोग थे वो स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि मे बी जो उसकी मृत्यु हुई है उसका रीज़न मर्डर भी हो सकता है. नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टुट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो यहाँ पर जो टुट है उसकी टोम को फर्स्ट टाइम 80 साल बाद क्या किया गया? सिटी स्कैन के लिए भेजा गया. ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, जिसे पूरी बॉडी का अलग अलग एक्सरे होता है, ये पता लगाने के लिए कि उसकी डेथ कैसे हुई थी. एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द बॉयज़ फेरो. ये पता लगाने के लिए कि मतलब एक प्रिसाइज डेटा कि मतलब किस तरीके से उसकी डेथ हुई थी, एक्यूरेट क्या हुआ था. फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मीन्स होता है स्कूल से
उसके फेस का दोबारा से क्या करना है, निर्माण करना है, एक आर्टिफिशियल फेस, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ था, उसको दोबारा से ठीक वैसा ही उसका फेस बना दिया गया था और उसका सिटी स्कैन किया गया था उस क्लू जानने के लिए कि उसकी डेथ का रीज़न क्या रहा होगा। Stood up ghostly dust devil as a king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। तो एक एंग्री हवा थी, जो गुस्से वाली हवा होती है, बहुत तेज़ी से चलने लगी उस प्लेस पे जिसे द वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, जो इजिप्शियंस यानी कि जो मिस्र का एक प्लेस था जहाँ पर किंग टट्स की बॉडी को बरीड किया गया था, दफनाया गया था, सीमेंटेड किया गया था। Dark bellied cloud had scudded across the desert sky all day and now were veiling the star in cascade grey। तो जो डार्क बेलीड क्लाउड होते हैं यानी कि बहुत भयंकर काले रंग के जो क्लाउड्स थे, वो उस वैली पर यानी कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने क्या किया है, घूंघट सा डाल लिया अपना, और आगे को वो क्या कर रहे थे, बहते जा रहे थे, और जो स्टार्स थे उनके बीच में छोटे छोटे से चमक रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो ये कब की बात है, 5 जनवरी 2005 की लगभग 6 बजे की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैन brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। तो ये जो वर्ल्ड की फेमस मम्मी कहा गया है इसे, जिसे शानदार तरीके से, ग्लिडेड मीन्स होता है शानदार, शानदार तरीके से क्या किया गया, सिटी स्कैन के लिए लाया गया, कुछ क्लू जानने के लिए कि किस तरीके से वो जो रूलर था यानी कि जो किंग था उसकी डेथ हुई थी लगभग 3,300 साल पहले। तो उसके लिए उसकी मौत के क्लू उन्हें जानने थे, इसलिए उसका सिटी स्कैन किया गया था। ऑल द आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ अ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज़ डिसेंडेड इनटू द क्रैम्पेड रॉक आउट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो दिन के समय में जो यूजुअल तरीके से, साधारण तरीके से कुछ टूरिस्ट लोग थे जो वर्ल्ड से आए हुए थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे, वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि किस तरीके से उसको दफनाया गया था, टुटकी टोम को। तो क्रैम्पेड मीन्स होता है ठसाठस भरा होना, यानी कि वो प्लेस बिल्कुल ठसाठस भर गया था। रॉक का टोम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। तो ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उस टोम को देखने के लिए, जो बिल्कुल रॉक को कट करके 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड से निकाली गई थी, तो वो एक तरीके से उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर खड़े थे। दे गेज्ड एट द म्यूरियल ऑन द वॉल्स ऑन द ब्यूरियल चैम्बर। और वो क्या कर रहे थे, घूर रहे थे किसको, जो म्यूरियल्स होते हैं, भित्ति चित्र होते हैं जो दीवारों पे बने हुए, वॉल पे, जो उस चैम्बर पे, उस कक्ष पे बने हुए थे, वो उन्हें देख रहे थे, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है उनकी डेथ के बारे में। एंड पीड एट टुट्स ग्लिडेड फेस, और झांक रहे थे किसको, टुट के ग्लिडेड फेस को, गिल्डेड फेस था जो उसका। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। तो जो मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर्स थे उसके वो ये था कि जो उसकी मम्मी थी उसको क्या किया था, एक कॉफिन में दफनाया गया था जिसमें क्या था, एक लिड था ऊपर से। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। तो कुछ लोग जो विजिटर्स थे वहाँ पे देखने के लिए आए थे उसे, तो वो फुसफुसा रहे थे आपस में, और जो गाइड बुक्स होती हैं जिसमें लिखा होता है उसके बारे में कि किस तरीके से मृत्यु होती है, क्या मतलब जो गाइड बुक्स होती हैं उसमें लिखा हुआ था, उसको पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर रहे थे इस चीज़ को सोच के
कि जो किंग्स टूथ है उसकी जो डेथ है वो बहुत कम एज में हो गई है। और कुछ लोग ऐसे थे जो काँप रहे थे वहाँ पर डर से कि अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया वहाँ पर तो मे बी हो सकता है कि जो किंग है वो उनको क्या करे, श्राप दे दे और उनके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी टॉम को छेड़ रहे हैं, क्योंकि उसे वो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body of a long first look. तो जो जाही हवास थे उन्होंने जब बॉडी को एक लुक में देखा, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया फर्स्ट लुक में, उन्होंने बोला उसे देख के कि कार्टर ने 1920s में 1920 डिकेड्स में मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड कर दी थी, बहुत बेकार कर दी थी, क्योंकि उन लोगों ने गोल्ड पर और इस चीज़ पर क्या किया था, ज़्यादा फोकस किया था। तो 1920 में भी टूट के टॉम को डिस्कवर किया गया था कार्टर के द्वारा। तो उस समय इन लोगों ने उसकी टॉम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, उसकी कंडीशन को बहुत बेकार कर दिया था। तो कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after a year of a fertile searchings। तो 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातन विभाग के अध्यक्ष यानी कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1922 में जब इसको डिस्कवर किया था तो उसकी बहुत सर्चिंग वगैरह करने के बाद जब उन्होंने टॉम को डिस्कवर किया तो उसकी जो हालत थी वो उन्होंने ख़राब कर दी थी। इट कॉन्टेंट्स थ्रू हैज़िडली ransacked in antiquity were surprisingly complete। तो जितनी भी चीज़ें उन्होंने उस समय की थी वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि लूटा हुआ पुरातन इस्तेमाल किया था उन्होंने उस चीज़ पर, यानी कि बहुत बेकार कंडीशन उन्होंने उस कर दी थी मम्मी की। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और उस समय वो बहुत सरप्राइजिंगली कंप्लीट हो चुका था उनका जो काम था। richest royal collection ever found and have become part of a pharaoh's legend। तो ये जो जितने भी लोगों को दफनाया जाता था पहले से, तो जो जितने भी रिचेस्ट कलेक्शन होते थे वो उनके साथ ही रहते थे, और यहाँ पर जो फ़ैरो था उसका एक लीजेंड है ये, क्योंकि उनकी एक परंपरा थी कि जब भी कोई मरता है तो उनके साथ सारी चीज़ों को दफना दिया जाता था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल बिलियंस मीन टू गारंटी रेसिरेक्शंस caused a sensation at the time of the discovery। तो जितनी भी चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी गोल्ड, और जो उसकी ब्रिलियंस थी यानी कि जो उसकी चमक थी, उसे ये गारंटी थी कि इसका क्या हुआ है, दोबारा से पुनर्जागरण किया गया है। और ये सब क्या था, एक तरीके से कारण था किस चीज़ का, डिस्कवरी का, कि इसकी डिस्कवरी का टाइम क्या है ये जानने का। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना ज़रूरी था। बट was also worried with everything that he had want in the afterlife। तो इसीलिए जो टट था उसके साथ कुछ और भी चीज़ें दफनाई गई थी जो उसको आफ्टर लाइफ के बारे में, आफ्टर लाइफ के बाद चाहिए थी। तो यहाँ के जो मिस्र के लोग थे उनका ये मानना था कि जब भी कोई फ़ैरो यानी कि किसी की मृत्यु होती है तो वो अपने रिचेस को अपने साथ लेके जाते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो वो डेली यूज़ करती हैं, जब वो मरते हैं तो उनके साथ उनको दफना दिया जाता है। तो वो क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लाइन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो वाइन हो गया, बोर्ड गेम्स, और जितने भी उसके अंडरगारमेंट्स और रेज़र, ये सारी चीज़ें जो वो डेली में यूज़ करता था, वो सारी की सारी चीज़ें उसने क्या की, उनके साथ उन चीज़ों को दफना दिया गया था, जो अभी उसके जो ताबूत था उसमें से निकल रही थी जब उसकी टॉम को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। आफ्टर मंथ ऑफ अ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, एक महीने के बाद जब केयरफुली रिकॉर्ड किया उसने हर एक चीज़ को, जो भी उसके दाह संस्कार के समय में जितना भी ट्रेजर था, खजाना था। तो कार्टिन बिगिन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 निस्टेड कॉफिन। तो जो कार्टर था उसने इन्वेस्टिगेशन यानी कि खोज करना स्टार्ट कर दिया जो अदर कॉफिन उसके साथ दफनाए गए थे। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड adorned with a garland of a willow and olive leaves, wild clary, lotus petal and cornflower, the faded evidence of a burial in March or April।
तो जब उसने बॉक्स को खोले तो उसमें से कुछ ऑलिव लीव्स और लोटस पेटल्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो ये बता रही थी, जो ये इंडिकेट कर रही थी कि जो उसकी डेथ है उसका टाइम पीरियड, जब उसको बरीड किया गया, दफनाया गया था, उसका टाइम पीरियड मार्च और अप्रैल होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. जब वो मम्मी तक पहुंचा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा क्या आ गया था, ट्रबल में, यानी कि परेशानी में आ चुका था। The ritual resin had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. तो यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी मानवीय कलाकृति थी और जितनी भी चीज़ें उसके साथ, मम्मी के साथ दफनाई गई थी, जितना भी गोल्ड था, वो एक तरीके से उसकी टोम में पूरी तरीके से चिपक चुका था, बहुत हार्डन तरीके से, यानी कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हुआ था। और उसमें कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं बचा था उसकी बॉडी में जो खाली हो, और इतना वो पूरी तरीके से उस पर चिपक चुका था कि वो कहता है कि कोई भी चीज़ इसको क्या नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती है। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। तो इसके बारे में कार्टर बाद में लिखते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गोल्ड को उसके टोम से कैसे अलग किया जाए। लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन। तो कार्टर ने क्या किया, सोचा कि क्योंकि इजिप्ट का जो एरिया होता है वो एक्चुअली में बहुत गर्म होता है, तो उन्हें सोचा कि अगर हम मम्मी को कुछ समय के लिए बाहर रख दें तो हो सकता है कि इसमें से जो गोल्ड है पूरा चिपका हुआ है जो उसकी बॉडी पे, वो शायद अलग हो जाए। तो उन्हें क्या किया, जो मम्मी थी उसकी कुछ समय के लिए उसको बाहर रख दिया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर उन्हें सनशाइन पे उसको मतलब खौलते हुए बोल सकते हैं, उनकी बहुत तेज़ धूप थी वहाँ पर, उसे बाहर रख दिया था मम्मी को। नथिंग बस्ट, लेकिन उस मम्मी का कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि जो गोल्ड था उसमें से वो बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trucked before it was possible to raise the king's remains. तो कहता है कि उसके बाद उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उन्हें बोला कि इसको जो छेनी है उससे मार मार के क्या करना चाहिए, हमें मटेरियल को अलग कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उसके टोम को क्या किया जाएगा, प्रॉपरली सिटी स्कैन किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो पूरी टॉम थी उस पर गोल्ड चिपका हुआ था, उसको अलग करने का उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब देखो, अपने डिफेंस में जो कार्टर था उसके पास केवल यही चॉइस रह गई थी कि हमें चीज़ें अवे कर देना चाहिए सारे गोल्ड को जो उसकी टॉम से चिपका हुआ है, मम्मी से चिपका हुआ है। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि जो चोर हैं वो शाम को आ जाएं और जो गार्ड्स हैं उनको धोखा दे जाएं। सर्कमवेंटेड मीन्स होता है धोखा दे जाना। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वो क्या कर सकते हैं कि गोल्ड को निकालने के लिए वो क्या कर सकते हैं, मम्मी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। And such time the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. तो अगर हम टच की बात करें तो जो उसकी फैमिली थी वो बहुत रिच थी और बहुत वेल्दी थी, इसीलिए वो ये सोचते थे कि कोई भी अगर उनकी फैमिली में मरता है तो वो अपने रिचेस को अपने साथ लेके जाता है, यानी अपनी अमीरी को मरने के बाद भी अपने साथ लेके जाता है। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collar, inlaid necklace and bracelet, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, set of his finger and toes, and the new iconic iron inner coffin and mask, all of pure gold. तो जितने भी सामान उसकी डेड बॉडी में उसके साथ बरीड किए गए थे उस समय पर, ये सारे के सारे प्योर गोल्ड के बने हुए थे। प्रेशियस कॉलर, इंडेड नेकलेस और ब्रेसलेट, रिंग, एम्यूलेट, जितने भी राजा लोग उस समय पे अपने पास जो चीज़ें यूज़ किया करते थे वो सारे के सारे उसकी कॉफिन में दफना दिए गए थे। और एक आर्टिफिशियल कॉफिन बनाया था, वो भी गोल्ड का था, और एक मास्क जो पहले से पहना करते थे लोग, एक गोल्ड का। तो सारी की सारी चीज़ें
क्या कर दी थी, उसके साथ बरीड कर दी गई थी। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारा का सारा जो सामान था वो प्योर गोल्ड का था। टू सेपरेट टुट फ्रॉम his ornament, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. उसके ऑर्नामेंट्स को उसकी बॉडी से अलग करने के लिए कार्टर्स के जो साथी थे उन लोगों ने मम्मी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेजर जॉइंट किए, यानी कि उसको पहले जो रेजन गोल्ड था उसको अलग किया, उसके बाद उसकी जो टोम थी उसको एक साथ सपोर्ट देकर रख दिया। They had finished. They resembled that remains on a layer of a sand in a wooden box with padding that conceal the damage the bed where to now rests. तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें फिनिश कर ली थी, जो गोल्ड था उसको अलग कर दिया था उसमें से, और उसकी जो मम्मी थी उसको अलग कर दिया था एक एक पार्ट को। तो जो क्या था, रिमेन लेयर थी सैंड की, उसमें एक वुडन बॉक्स रखा उन्होंने और उसको क्या किया, सपोर्ट देके उस मम्मी के पार्ट्स को जो डैमेज थे उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए उसमें रख दिया, यानी कि जिससे कि पता ना चले कि बॉडी में कितने डैमेज आए हैं। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, तो एक वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेड जैसा, जिसमें कि जो टट है वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। फिर जो राइटर है वो आर्कियोलॉजी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सबस्टेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। तो उस समय जो वो दशक था, उस समय जो आर्कियोलॉजी थी वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुकी थी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो उन लोगों ने कम फोकस किया ट्रेजर यानी कि जो भी खजाना था उस पर, और ज़्यादा फोकस किया किस पर, लाइफ की जो डिटेल्स थी उनकी, और जो मिस्ट्री थी जो उसकी डेथ के बारे में वो जानना चाहते थे। इट ऑल्सो यूजेस मोर सफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो उन्हें जितने भी सफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे उस मम्मी को स्कैन करने के लिए यूज़ किए। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. तो क्या था, 1968 में जब कार्टर की डिस्कवरी को 40 साल हो चुके थे, तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे एक्सरे के, उन्होंने टुटकी टॉम का क्या किया, एक्सरे किया। और जब उन्होंने एक्सरे किया तो उस मम्मी से कुछ स्टार्लिंग फैक्ट यानी कि चौंका देने वाले फैक्ट्स रिवील हुए, सामने आए, जो क्या थे, beneath the resin that kicks his chest, his breastbone and front ribs are missing। तो जो किंग टूट की मम्मी थी उसमें से जो चेस्ट की ब्रेस्ट बोन थी उसकी, और जो फ्रंट रिब्स थी वो क्या थी, मिसिंग थी, यानी कि फ्रंट की जो पसलियाँ थी और जो ब्रेस्ट की बोन थी वो मिसिंग थी उसमें से। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सिटी by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body। तो आज की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक इमेज होती हैं जो कंप्यूटर टोमोग्राफी को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं पूरी बॉडी की, जिसमें क्या हो सकता है कि एक बार में आप 100 एक्सरे कर सकते हो बिल्कुल क्रॉस डायमेंशंस में, और उनको भी क्या कर सकते हैं बिल्कुल एक साथ रख के, जैसे कि क्या रखे हों, ब्लड की स्लाइड्स रखी हों। तो बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है वो मतलब आज के समय में कितना ज़्यादा उसका क्या हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो अब क्या रिवील होगा उससे, एक्सरे से, एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल रिंगरिंग अबाउट हिम। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं अभी तक जो दिमाग में चल रहे हैं, क्या उनका आंसर मिल जाएगा? वो दो क्वेश्चंस क्या थे, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो दो क्वेश्चन ये थे कि वो कब मरा था जो किंग टुट था, और उसकी एज क्या रही होगी जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में चल रहे थे, जो सोचा जा रहा था कि मे बी जो एक्सरे है उसका एक्सरे होने के बाद, सिटी स्कैन होने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर पता लग जाए। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल गेट सून। थैंक यू। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर and I hope you understood it. Second part of the chapter